अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सारे कंसेप्चुअल है मोस्टली, यानी जो चैप्टर का कंसेप्ट है ना वो सारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है और हर क्वेश्चन में वाई एंड हाउ पूछा गया है। तो देखें, पहला है व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन विच टू ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन। वो कौन सी मेजरमेंट्स हैं जिसके ऊपर दो ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन के अंदर भी एग्री करते हैं। तो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर पढ़ा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, जिसके ऊपर हर ऑब्जर्वर जो होता है वो एग्री करता है रिगार्डलेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ मेंशन नहीं की गई, वो आप कर सकते हैं साथ, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो भी हर ऑब्जर्वर जो है वो सेम मेजर करेगा। अगला है डज द डिलेशन मीन्स दैट टाइम रियली पासिस मोर स्लोली इन मूविंग सिस्टम और दैट इज़ ओनली सीम्स टू पास मोर स्लोली। टाइम डिलेशन का जो प्रोसेस है कि वो वाकई स्लोली पास करता है या फिर ऐसा सिर्फ दिखाई देता है। देखिए, जो साइंस का नॉलेज है वो सारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे जो है ना वो होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल रियलिटी है और टाइम वाकई ही डिले होता है और उसका इफेक्ट जो है ना एवरी प्रोसेस पे आता है जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, चाहे वो एजिंग प्रोसेस ही क्यों ना हो या कोई केमिकल प्रोसेस हो। तो इस तरह से टाइम रियली जो है ना वो इफेक्ट करता है और स्लो डाउन होता है हाई स्पीड के ऊपर और नियर हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। वो थ्योरी और स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो फिर किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद है इफ़ यू आर मूविंग इन स्पेसशिप एट वेरी हाई स्पीड रिलेटिव टू द अर्थ वुड यू नोटिस अ डिफरेंस इन योर पल्स रेट ऑफ द पीपल ऑन अर्थ। देखें, इसमें दो बातें हैं। कह रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं हाई स्पीड के ऊपर रिलेटिव टू अर्थ, तो आप क्या कोई डिफरेंस नोट करेंगे अपने पल्स रेट के अंदर या फिर उन लोगों के जो अर्थ पे मौजूद हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इवेंट्स का, आप उसके अंदर ही मौजूद हैं, तो आपका पल्स रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जितने भी लोग उस स्पेसशिप में होंगे उनके पल्स रेट बिल्कुल सेम ही होंगे। उसके बाद जो अर्थ के ऊपर पीपल होंगे वो रिलेटिवली मोशन में है ऑब्जर्वर के लिहाज से, स्पेसशिप के लिहाज से, तो डेफिनेटली उनका जो पल्स रेट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ पल्स डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम उनका डिले होगा हाई स्पीड के ऊपर। जब टाइम डिले होगा तो डेफिनेटली पल्स रेट जो होगा अर्थ वालों का वो डिक्रीज़ हो जाएगा रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इन शिप। यानी कि अगर शिप वाले जो लोग हैं वो पीपल ऑन द अर्थ का जो पल्स रेट फाइंड करेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उनका टाइम रिलेटिव टू अर्थ जो है ना वो डिले हो रहा है। और अगर टाइम डिले हो रहा है, डेफिनेटली टाइम बड़ा हो रहा है, तो पल्स रेट कम होता चला जाएगा रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन द शिप। उसके बाद है if the speed of light were infinite what would the equations of the special theory of relativity reduce to। स्पीड ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी होती तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन कैसे रिड्यूस होती। तो देखें, एक करके दिखाई है उसने, वी टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 ओवर वी माइनस वी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी की जगह इन्फिनिट लिख दें तो देखें 1 माइनस 0 और टी इज इक्वल टू टी नॉट ये आ जाएगा। यानी कोई टाइम डिलेशन नहीं, कोई लेंथ कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई मास वेरिएशन नहीं। तो ये इस तरह से रिड्यूस हो जाएंगी, कोई चेंज नहीं होगा मास लेंथ टाइम के अंदर जब सी को स्पीडो इन्फिनिट कंसिडर कर लेंगे। सिंस मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन वी कंक्लूड दैट ए कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ मोर मास देन द सेम स्प्रिंग व्हेन इट इज़ नॉट कंप्रेस। कह रहा है कि जो मास है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, तो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है कह लें। तो अगर हम एक स्प्रिंग जिसको हम कंप्रेस करते हैं उसके पास ज़्यादा मास नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू रिलैक्स स्प्रिंग, तो नो। देखें, यहाँ पर ये है कि जो मास है उसका चेंज बहुत कम आएगा। मीन्स डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से बनाया। तो अब यहाँ पर आप कितनी एनर्जी चेंज कर देंगे उसको कंप्रेस करने में, 100 जॉल, 1000 जॉल, 2000 जॉल कर दें। लेकिन जब सी स्क्वायर देखें डिवाइड करेगा, सी स्क्वायर बहुत वेरी लार्ज क्वान्टिटी है, उससे फिर जो आंसर आएगा चेंज इन मास का वो बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। तो एक सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए मास के अंदर आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज करना होगी, जो कि एवरीडे लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है जी एज ए सॉलिड इज़ हीटेड एंड बिगिन टू ग्लो व्हाई डज इट अपीयर रेड। कह रहे हैं कि सॉलिड को आप हीटअप करना स्टार्ट करें, पहला रेड कलर ही क्यों नज़र आता है। देखें, जो रेडिएशन इमिट होती हैं लोअर टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ इमिट होती हैं और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ जो है ना वो रेड कलर की है, इसलिए विजिबल रीजन के अंदर रेड कलर सबसे पहले आता है। और जब आप किसी बॉडी को हीटअप करते हैं और वो जब ग्लो करती है तो रेड कलर ही सबसे पहले अपेयर होगा।
आगे है व्हाट हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल। अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए, उससे निकलने वाली रेडिएशन जो होंगी उनके साथ क्या इफेक्ट होगा। देखें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है हॉट बॉडी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, तो टी प्राइम इक्वल टू 2t पुट करेंगे, 2t पुट करने के बाद उसकी पावर 4 ओपन करें तो 16 सिग्मा टी रेज टू पावर 4, तो 16 टाइम वो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लैक बॉडी की। उसके बाद है बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी विच बीम कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। कह रहे एक बीम रेड की है और एक ब्लू लाइट की है, दोनों एग्जैक्टली सेम एनर्जी के साथ हैं, किसके पास नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, दैट इसी बार जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी रेड के पास ज़्यादा होंगे। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन लगा दिया साथ में, इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लेमडा। तो यहाँ से n को सेपरेट कर लें तो देखें E लेमडा ओवर एच सी, तो n प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट, तो डेफिनेटली उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद है विच फोटॉन रेड ग्रीन ब्लू कैरीज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। इन तीन में से किसके पास ज़्यादा एनर्जी और मोमेंटम होगा। देखें एनर्जी है इज इक्वल टू एच एफ और पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, जो कि एच सी ओवर लेमडा हो जाता है। अब दोनों ही फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस कलर में एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ब्लू लाइट जो है उसका फोटोन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ है, लोएस्ट वेवलेंथ के साथ है, डेफिनेटली उसकी एनर्जी और मोमेंटम बाकी दोनों से ज़्यादा है। उससे ज़्यादा ग्रीन का, फिर उससे कम ग्रीन का, और उससे कम जो है ना वो रेड का है। उसके बाद है विच हैज़ अ लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्सरेज। किसका एनर्जी क्वांटा कम, यानी कि किसका एनर्जी जो है ना वो कम होगी रेडियो वेव्स के अंदर या एक्सरेज के अंदर, यानी फोटोन किनका कम एनर्जी वाला होगा। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच एफ, एच खत्म कर देंगे, ई प्रोपोर्शनल टू एफ। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स की वो एक्सरेज से बहुत कम है, डेफिनेटली रेडियो वेव्स जो है वो लो फ्रीक्वेंसी क्वांटा रखती हैं और एक्सरेज हाई एनर्जी फोटोन जो है वो रखती हैं। उसके बाद है डज द ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन और नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या ब्राइटनेस जो है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। ब्राइटनेस जो है इंटेंसिटी ऑफ बीम वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है लेकिन उसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ती। व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल ऑन द सर्टेन डाइज विजिबल लाइट इज emitted, why does this not happen when an infrared light or लाइट फॉल ऑन दीज डाइज। कह रहे अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ना एक सर्टेन डाइज के ऊपर फॉल करती है और विजिबल लाइट वो इमिट करता है। यानी देखें अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फॉल कर रही हैं अल्ट्रावायलेट और वो अब्जॉर्ब होती हैं और वापस कुछ इमिट होती हैं। जब कुछ इमिट होंगी डेफिनेटली थोड़ी कम हो जाएगी एनर्जी, तो अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल रीजन आता है तो इसलिए वो नज़र आती हैं। जब इंफ्रारेड फॉल करेंगी जो कि विजिबल लाइट से भी कम एनर्जी वाली हैं, डेफिनेटली उससे कम एनर्जी वाली इमिट होंगी जो कि ज़्यादा ही इंफ्रारेड रीजन के अंदर होंगी, तो वो इनविजिबल है इस तरह से। उसके बाद है विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस दैन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर। क्या ब्राइट लाइट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है मेटल सरफेस से एज़ कम्पेयर टू डिमर लाइट। देखें ब्राइट लाइट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकती है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी फोटॉन्स की ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि जो डिमर लाइट है ठीक है वो उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, वो कम इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट करेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी उनकी सेम ही होगी। उसके बाद है विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकती है एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी लाइट। देखें जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उनकी तादाद तो सेम रहेगी लेकिन उनकी एनर्जी ज़रूर बढ़ जाएगी। तो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने उसके लिए ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगी। आगे है जी व्हेन द लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। जब एक लाइट शाइन करती है सरफेस के ऊपर क्या मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। डेफिनेटली मोमेंटम जो है फोटोन का आपने पढ़ा भी है, पी इक्वल टू एच ओवर लेमडा, तो वो जाके स्ट्राइक करता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो मेटल सरफेस पे डेफिनेटली जब लाइट शाइन करेगी तो मेटल भी ट्रांसफ़र होगा और एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। वाई कैन रेड लाइट बी यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम व्हेन डेवलपिंग फिल्म बट ब्लू और वाइट लाइट कैन नॉट। कह रहे हैं कि फोटोग्राफिक डार्क रूम के अंदर जब आप फिल्म डेवलप करते हैं
तो आप ब्लू लाइट या वाइट लाइट यूज़ नहीं करते, बल्कि रेड लाइट यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न देखिए, रेड लाइट की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, और दूसरा जो ब्लू लाइट और वाइट लाइट है उसमें डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा है। तो फोटोग्राफिक प्लेट अगर आप ओपन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट और ब्लू लाइट, वो उसको डैमेज कर देंगे। उसके ऊपर जो भी इमेज स्टोर किया गया होगा वो जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन रेड लाइट जो है ना उसको इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद है फोटोन ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, एज एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ गिवन बाय इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। कह रहे हैं फोटोन ए है, उसकी एनर्जी फोटोन बी से ट्वाइस है, उनके मोमेंटम में क्या रेशियो होगी। तो देखें पहले ई ए इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा ए और ई बी इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा बी। जैसा कंडीशन है ई ए इज इक्वल टू 2 ई बी के बराबर है, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया। तो देखें ई एच सी ओवर लेमडा ए तो 2 एच सी ओवर लेमडा बी। उसके बाद देखें सिमिलर क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 ओवर लेमडा ए 2 ओवर लेमडा बी। तो लेमडा बी निकाल लें, 2 लेमडा ए के बराबर आ जाएगा। फिर मोमेंटम जो होगा पी बी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा बी, लेमडा बी की वैल्यू पुट कर दें, 2 लेमडा ए आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 को सेपरेट कर लें, एच ओ लेमडा ए, एच ओ लेमडा ए जो है मोमेंटम ऑफ ए फोटोन है। तो देखें वो इधर आप डिवाइड कर दें, पी बी ओवर पी ए 1/2, तो 1:2 आ जाएगी। वाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट नज़र क्यों नहीं आता। देखें कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना उसमें ये था कि जब एक फोटोन एक्स रेज का वो जाके स्कैटर करता है इलेक्ट्रॉन से, और स्कैटरिंग जो फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, तो ये जो चेंज आता है वेवलेंथ में उसे कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। लेकिन विजिबल लाइट का जो फोटोन होता है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, वो जाके इलेक्ट्रॉन को टकराए और कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करके और बाकी एनर्जी कैरी कर लें और उसकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाए। विजिबल लाइट का फोटोन अब्जॉर्ब हो सकता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम्प्लीटली वो प्रोवाइड कर सकता है, और इससे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इतनी एनर्जी विजिबल फोटोन के पास मौजूद नहीं होती कि वो इस कोलिजन के दौरान एनर्जी का कुछ पोर्शन और मोमेंटम जो है उसको ट्रांसफ़र करे और कुछ कैरी भी कर ले। इसलिए जो है ना वो विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। या मिनिमम एनर्जी लिखी हुई है जो रिक्वायर्ड होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज़्यादा का हो तो विजिबल लाइट के अंदर इतनी एनर्जी का फोटोन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, एक्सप्लेन। क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकता है? नहीं, पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में टेक प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ एक पेयर प्रोडक्शन के लिए जो हमने फोटोन को डिसरिलेट किया था वो एक न्यूक्लियस की मदद से किया था, तो वहाँ कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, और इसलिए ये यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वायलेशन होगी अगर वो स्पेस में वैक्यूम ये पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। तो उसके बाद है इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी, एक्सप्लेन। क्या एनर्जी से सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया जा सकता है? देखिए आपने पेयर प्रोडक्शन के अंदर देखा था पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बना था, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास और बाकी जो मोमेंटम, ये सारे लॉज जो है ना उसके ऊपर वैलिड थे। और अगर सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन आप डेवलप करना चाहेंगे, डेफिनेटली बहुत सारे जो बेसिक्स लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, उनकी वायलेशन हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एनर्जी से कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डेवलप कर सके। इफ द इलेक्ट्रॉन बिहेव ओनली लाइक पार्टिकल, व्हाट पैटर्न वुड यू एक्सपेक्ट ऑन द स्क्रीन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द डबल स्लिट। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल लाइक नेचर शो करते हैं तो वो डबल स्लिट में से पास करने के बाद सामने कैसा पैटर्न देते हैं। देखें अगर वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल लाइक नेचर शो करता और इलेक्ट्रॉन बीम जब वो डबल स्लिट से गुजरती तो सामने स्क्रीन पर उन्हीं 2 स्लिट्स का इमेज ट्रांसफ़र कर देता या प्रोड्यूस करता। उस तरह वो फ्रिंजेस ना बनाता जैसे कि लाइट के मामले में बनती हैं। तो उसने वेव लाइक फिनोमिना शो किया वहाँ पर और पैटर्न बनाया इंटरफेरेंस का, जो कि एक वेव लाइक फिनोमिना। उसके बाद है जी इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड। इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन है उसकी सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, किस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी? H इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो अगर हम H और जो लेमडा उसकी वो तो कांस्टेंट कर दे, क्योंकि H तो ऑलरेडी कांस्टेंट, लेमडा उसने का सेम है दोनों का, तो बाकी देखें क्या रह गया, V प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर m। मीन्स जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो मास जो है वो प्रोटॉन का ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है ना यहाँ पर ज़्यादा होगी।
आगे है वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन वाई। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो पिच क्रिकेट बॉल के लिए ऑब्जर्व नहीं करते, उसकी रीज़न। लेकिन डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो उन पार्टिकल्स के लिए था जिनका मास बहुत कम और स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसलिए लार्ज मास और स्मॉल स्पीड वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ अटैच होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, उसका वेव इफेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्रिकेट बॉल के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसके बाद इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑल हैव द सेम एनर्जी विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। कह रहा है कि ये फॉलोइंग पार्टिकल है उनकी सेम एनर्जी है, किसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की। तो देखें लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी जो है आप उससे मेजर करें जो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था, √2 एम वी, वी ई उसकी एनर्जी थी तो वी ई पुट कर दें उसकी जगह। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर √2 एम ई। तो देखें बाकी फैक्टर कांस्टेंट कर दें जो उसने कहा, एच कांस्टेंट, ई सबकी कांस्टेंट है, तो मास रह जाएगा। मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा वेवलेंथ के। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा है जो फॉलोइंग पार्टिकल दिए गए थे, तो उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। उसके बाद है व्हेन डज लाइट बिहेव एज ए वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज ए पार्टिकल। लाइट कब वेव के तौर पे एक्ट करती है और कब पार्टिकल के तौर पे एक्ट करती है। लेकिन लाइट बिहेव करती है एज ए वेव इन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन और अपनी प्रोपागेशन के दौरान। और लाइट बिहेव करती है एज ए पार्टिकल लाइक नेचर इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तब। नेक्स्ट है व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, 1000 टाइम का डिफरेंस है। सिंस वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी शॉर्ट, देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर इज़ 1000 टाइम एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा, 3D इमेज भी बना सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद है इफ़ द मेजरमेंट शोज ए प्रीसाइज पोजिशन फॉर इलेक्ट्रॉन कैन दोज मेजरमेंट शोज अ प्रीसाइज मोमेंटम आल्सो, एक्सप्लेन। एक मेजरमेंट्स हैं जो कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं, क्या वही मेजरमेंट्स उसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्रिसाइजली शो कर सकती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मोमेंटम और पोजीशन एक पार्टिकल की साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी मेजर नहीं की जा सकती। तो अगर एक मेजरमेंट आपको एग्जैक्टली पोजीशन उसकी प्रिसाइजली बता रही है तो उसी मेजरमेंट की मदद से आप उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। और अगर आप मोमेंटम प्रिसाइजली मेजर करेंगे तो पोजीशन फिर प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। ये उसकी ड्यूल नेचर की वजह से ऐसा होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।